तो हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलई अपडेट पे। और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि है आपकी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर की। तो एक बार सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एलई अपडेट पे। और आज की क्लास में जो है हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज फंडामेंटल राइट्स की। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के थ्योरी पार्ट जो था वो उसको हम खत्म कर दिए थे। तो सबसे पहले जो बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो जो बच्चे एनरोल नहीं है लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, आप लोग को पता है बहुत ही जल्दी है और अब आने वाला है। अब इससे ज्यादा से ज्यादा एक महीना आपके पास बचा हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में। जून 25 के बाद कभी भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। तो जो बच्चे कोर्स में एनरोल नहीं है वो हो जाइए, क्योंकि उसका फायदा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉपर पूरा सिलेबस पढ़ा दिया गया है। क्लासेस के अंदर प्रॉपर पूरा सिलेबस आपको कवर करा दिया गया है। हम्म, तो क्लासेस के अंदर एक तो प्रॉपर पूरा सिलेबस कवरेज हो गया है। उसके अलावा बेटा इस समय चल रहा है रिवीजन बैच चल रहा है। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो रिवीजन बैच से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ ये आपको बताऊंगा कि पॉलिटिक किन किन कोर्सेज में पूछी जाती है। तो 3 कोर्सेज में पॉलिटिक पूछी जाती है कि एलएलबी 5 इयर्स में, एलएलबी 3 इयर्स में और बीए एंट्रेंस में। हमारे यहाँ आपको इन तीनों बैचेस की वीडियो क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेंटरशिप सब मिलेगा। लाइव क्लास मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे भी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, नोट्स, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंटरशिप, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यहाँ पे भी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, नोट्स, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंटरशिप, टेस्ट। और प्लस मैं आपको एक एडिशनल फीचर बता दूं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो होगी आपकी काउंसलिंग में हेल्प। तो जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे, अच्छी रैंक आएगी, उनकी काउंसलिंग में भी हेल्प की जाएगी। इसकी प्राइस 599 है, इसकी 799 है, इसकी 599 है। पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस समय 25% ऑफ चल रहा है। ये कूपन लगाइएगा आप एलई अपडेट 25 करके, तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा, जिससे आपकी प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। और मैं ये जानकारी भी दे दूं, ये कूपन अब कुछ दिन में बंद होने वाला है। तो जो बच्चे बैच में एनरोल नहीं है वो एनरोल हो जाइए। और आज की क्लास में हम करेंगे, वो करेंगे हम बेटा आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस फंडामेंटल राइट्स की। किसकी प्रैक्टिस करेंगे? एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स की। चलो, तो अब मैं आपके आगे क्वेश्चन रखते जाऊंगा और आप लोग को एक एक करके वो जवाब देना है सभी क्वेश्चंस का। तो ये स्लाइड बेटा मैंने जो लगाई है वो देखने के लिए नहीं लगाई है कि बहुत अच्छी लग रही है इसलिए देखने के लिए लगाई है, इसलिए नहीं लगाई है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, तभी तो आप एमसीक्यू कर पाओगे, है ना। तो उससे पहले एक बार देख लो, जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ पूरा तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि पूरा तो मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया है, पर एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे यूट्यूब वाले बच्चे भी थोड़ा सा, उनको भी हेल्प हो जाएगी, वो भी कर पाएंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। जो ऐप वाले बच्चे हैं वो तो कर ही लेंगे। तो 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी से स्टार्ट होता है, राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। पहले 7 होते थे, एक हटा दिया गया है, वो आगे चल के मैं पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये करो आप लोग। तो सभी लोग इसका जवाब देंगे, जो एप्लीकेशन में बच्चे देख रहे हैं क्लास को, सभी लोग जवाब दीजिए। और यूट्यूब पे बच्चे जिनको डाउट हुआ करे, वो कमेंट में लिख दिया कीजिए, उनको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलो, सभी लोग इसका आंसर दो। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इज अ मेजर एडवांसमेंट टू प्रोटेक्ट द डैश ऑफ द होगा यहाँ पे सिटीजन फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट। सीमित सरकार की अवधारणा सत्तारूढ़ सरकारों से नागरिकों के लिए एक प्रमुख प्रगति की रक्षा की। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताओ सभी लोग। इसका बेटा जो राइट आंसर होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स। आप कहोगे भैया फंडामेंटल राइट्स इसका आंसर क्यों होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्यों होगा, ये भी तो हमको बताइए आप लोग। फंडामेंटल ड्यूटीज, चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, ये क्यों नहीं हो सकता? बेटा इसका कारण ये है कि जो सरकार के पास जो स्टेट, अब स्टेट का मीनिंग बेटा सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो यूट्यूब वाले बच्चे देख रहे हैं, इसका मीनिंग बहुत ब्रॉड है। जब आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 12 फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो वह स्टेट के अंदर आपकी सेंट्रल की गवर्नमेंट भी काउंट होती है, प्लस आपका जो पार्लियामेंट है वो भी काउंट होती है।
उसके अलावा आपकी राज्य की गवर्नमेंट और राज्य की विधानसभा, ये भी काउंट होती है। अब यहाँ पे काउंट होती है आपकी गवर्नमेंट लोकल बॉडीज भी काउंट होती हैं, और प्लस जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो काउंट होते हैं। तो एक बात बताओ, इनकी जो एब्सोल्यूट पावर है, माने इनके पास तो भाई बहुत पावर है, अनलिमिटेड पावर है, इनके पास अधिकार लेने की बहुत सारी पावर है। तो इनके पास इतनी ज्यादा पावर है, तो इनकी जो पावर है उससे आपको बचाने का काम कौन करेगा? ये तो आपके साथ कल को अन्याय भी कर सकते हैं, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इनकी पावर से प्रोटेक्ट करने का काम या बचाने का काम कौन करेगा? तो जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि फंडामेंटल राइट्स नाम का एक कॉन्सेप्ट डाला जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से, और जिसको खुद कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करेगा। तो बेटा जो आपके फंडामेंट, तो इसका आंसर इसीलिए है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को लिमिट कर देना इज अ मेजर एडवांसमेंट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट। मतलब रूलिंग गवर्नमेंट से सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? ये मौलिक कर्तव्य होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर, इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसके बाद में पढ़ाऊंगा। चेक एंड बैलेंस क्या होता है? ये वो होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए होता है, ये आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। वही चीज होती है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, कि लेजिस्लेचर का काम क्या है? वो लॉ बनाने का काम है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम है। जुडिशरी का काम क्या है? उस लॉ को जुडिशियल रिव्यू करने का काम है, वो लॉ सही है या गलत। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर आप लोग बेटा आसान भाषा में डेफिनेशन अगर मेरे से पूछोगे, सिर्फ एक लाइन में मैं आप लोग को अगर डेफिनेशन बताना चाहूं आसान भाषा में, टेक्निकल डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, अगर मैं आसान भाषा में बताना चाहूं तो आप लोग लिख सकते हो दे आर द बेसिक राइट्स। मतलब इतने बेसिक राइट्स है, दे आर द बेसिक राइट्स जो कि हर एक इंडिविजुअल पे होने चाहिए होते हैं, विच जिनको गारंटेड और प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतने बेसिक राइट होते हैं इनको खुद संविधान हमारा गारंटी करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कि ये राइट तो एक हर एक इंडिविजुअल के पास होने ही चाहिए। इसलिए पार्ट नंबर 3 में, भाग नंबर 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग से संविधान के अंदर इसको चैप्टर को डाला, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? जो एप्लीकेशन में बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सभी लोग, समझ में आया? पहला एमसीक्यू समझ में आया? चार ऑप्शन समझ में आए? तो उसके अराउंड जो थ्योरी थी वो समझ में आई सबको? और जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं वो भी बताना समझ में आया कि नहीं आया। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ सभी लोग। सबको समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो करो सेकंड एमसीक्यू। अब ये वाला कर ले जाओगे, इसके अराउंड जो थ्योरी थी वो मैंने आपको सब समझा दी। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज, माने कि संविधान सरकार की शक्तियों को कई प्रकार से सीमित करता है। द मोस्ट कॉमन वे, माने सबसे आसान तरीका ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट, माने सरकार की शक्तियों को लिमिट करने का, इज टू स्पेसिफाई, उसको स्पेसिफाई करना, सर्टेन दैट ऑल अस पोजेस एज सिटीजन एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट। माने सिटीजन को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट उसको वायलेट नहीं कर सकती। तो वो क्या थे आपके, बताओ क्या थे वो वही तो मैं भी डेफिनेशन बता रहा था। ये एक तरीके से घुमा फिरा के क्या है, फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स को घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आप अब कर ले जाओगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। डीपीएसपी क्या होती है ये हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज और इकोनॉमिक ड्यूटीज नाम का कोई चैप्टर हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। डीपीएसपी जरूर पढ़ोगे, यहां पढ़ोगे पार्ट नंबर 4 में पढ़ोगे डीपीएसपी को, और आर्टिकल नंबर 36 से 51 में पढ़ोगे डीपीएसपी को, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आप पढ़ोगे पार्ट नंबर 4 ए में पढ़ोगे। माने इसको अमेंडमेंट से जोड़ा था, ये भी बताएंगे किस अमेंडमेंट से जोड़ा था। और आर्टिकल नंबर 51 ए में इसको पढ़ोगे, माने 51 ए। और जहां पे भी आपको ए बी सी इस तरीके से दिख जाए तो समझ लो वो चीज पहले संविधान में थी नहीं, बाद में इसको संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, चलो थर्ड एमसीक्यू आप लोग करो। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया था? फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माने फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो ये एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाओगे। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर देखे हैं तो आप
उससे पहले कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेरे से पहले इस एमसीक्यू को सॉल्व कर दोगे। कुछ नहीं बेटा, हमको पता है कि भैया आपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि पार्ट वन में तो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है माने संघ व उसके राज क्षेत्र है, तो पार्ट वन वाला तो हटा दो यहाँ से ऑप्शन, तो ये हट गया। भैया आपने फिर हमको बताया था कि पार्ट टू में जो है वो हमारा नागरिकता है, सिटीजनशिप है, तो ये भी ऑप्शन कहीं दिखे भैया तो उसको हटा दो, पार्ट टू हटा दो। अब बचे पार्ट थ्री और पार्ट फोर। तो जब जाहिर सी बात है, जब मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर तीसरा मैंने जो फंडामेंटल राइट्स आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, तो पार्ट थ्री में क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स होंगे। फंडामेंटल राइट्स होंगे कि नहीं होंगे। और पार्ट नंबर फोर में क्या आएगा, आपका डीपीएसपी आएंगे। टीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पांच में क्या आएगा, पार्ट नंबर फोर ए आएगा। भैया आपने अभी बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है, तो पार्ट फोर ए में पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये भी हटा दो पार्ट फोर, बचा क्या, पार्ट थ्री। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी क्वेश्चन है, इसको करो। From which of the following constitution is the idea of charter of fundamental rights adopted in the Indian constitution? ठीक है, हिंदी में ऑप्शन गलत है, हिंदी में ऑप्शन गलत है, देखते रहो। भाग दो, चार, एक, दो। अच्छा, भाग तीन कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते सही। लो, ठीक है, हो गया सही। ये पीडीएफ यही वाली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो ये वाला करो आप लोग। बेटा वो टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी, है ना। चलो ये वाला करो आप लोग। From which of the following constitution is the idea of charter of fundamental rights adopted in the Indian constitution? माने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है कि हमने फंडामेंटल राइट्स को एडॉप्ट कहां से किया है, हमने किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों को उठाया है, बताओ। तो सबका आंसर सही आ रहा है, किससे उठाया हमने, यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और सभी लोग एक बार मेरे को बताओ कमेंट करके कि यूएसए में इसको क्या बोला जाता है। चलो सभी लोग बताओ, यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है। वहां से तो हमने उठाया, ये तो आपको पता है, लेकिन वहां इसको बोला क्या जाता है, ये बताओ। वहां इसको क्या बोला जाता है, बताओ सभी लोग। क्या बोला जाता है, सभी लोग बताओ एक बार। वहां इसको बोला जाता है, तीन लोगों ने सही आंसर, चार पांच लोगों ने सही आंसर दिया है, दैट इज बिल ऑफ राइट। अब तो सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। वहां इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स नाम से बोला जाता है बेटा, बिल ऑफ राइट्स नाम से। अच्छा, इसको फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ भारत भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन में इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ब्रिटेन में इसको बेटा क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा नाम से जाना जाता है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, यहां से हमने फ्रेटर्निटी ली थी, बंधुता या भाईचारा। ठीक है, फेटर्निटी हमने यहीं से ली थी, फेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये सब हमने शब्द कहां से लिए थे, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। ठीक है, तो फ्रेंच भी नहीं होगा, ब्राजील से, स्पेनिश ही आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद का क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला करो। हाँ, ये वाला करो आप लोग। बेटा बिल ऑफ राइट्स वही है जो कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, हमने वहां से लिया, लेकिन यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स नाम से बुलाया जाता है, और हमारे यहाँ इसको फंडामेंटल राइट्स नाम से बुलाया जाता है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इनिशियली प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माने प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान में, बताओ सभी लोग। आज क्लास की स्ट्रेंथ अच्छी है, सभी लोग आंसर दीजिए इसका, है ना। चलो, तो कितने थे इनिशियली बेटा, आपके पास थे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आप प्रेजेंट की बात करोगे तो कितने हैं, प्रेजेंट में आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो यानी कि एक रिपील किया गया है, माने कि एक को हटाया गया है, तो एक जो रिपील किया गया है,
एक जो रिपील किया गया है वो कौन सा किया गया है, वो किया गया है, रिपील किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया, रिपील किया गया है। और किस अमेंडमेंट एक्ट से किया गया रिपीट, अमेंडमेंट भी पूछ लेता है कभी कभी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। किससे किया गया है, 44वें संवैधानिक संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि पूर्णतः हटा दिया गया है, अब इसको आर्टिकल नंबर 300 ए पार्ट नंबर 12 में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया है। अब ये क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, इनिशियली हमारे पास 7 तरीके के फंडामेंटल राइट्स है। प्रेजेंट की स्थिति की बात करोगे तो 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले था एक राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिपील कर लिया सरकार ने, उसको वापस ले लिया। किस अमेंडमेंट एक्ट से वापस लिया, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के थ्रू वापस लिया बेटा। और आर्टिकल, अब इसको ऐसा नहीं कि पूर्णतः हटा दिया गया, पूर्ण तरीके से नहीं हटाया गया है। ठीक है, पूर्ण तरीके से नहीं हटाया गया है इसको। अब क्या किया गया, पार्ट नंबर 12 में भेज दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है, आर्टिकल नंबर 300 ए में डाला गया है। तो आपसे पूछा था हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इनिशियली प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 7 लगाना आप लोग। ठीक है, प्रेजेंट की पूछेगा तो 6 लगाओगे। ठीक है, अगर कल को मैं इसी क्वेश्चन को अगर बेटा आप लोग के लिए कर दूं, हाँ, इसी क्वेश्चन को मैं अगर कल के लिए आपके लिए कर दूं कि प्रेजेंट में कितने थे, तो आप लोग टिक लगाओगे कि प्रेजेंट में बेटा 6 फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट थे। तो जैसे कि अभी कर देते हैं, चलो, है ना, अभी टाइम भी कर लेते हैं। हम्म, हाँ, हाँ, चलो अब करते हैं इसको, रुको। अगर यहाँ पे इनिशियली की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पे इनिशियली की जगह बेटा प्रेजेंट डाल दूं मैं, अभी रुको यहीं पे कर दे रहा हूँ एडिट, तुम्हारे आगे एडिट कर रहा हूँ मैं उसको, है ना। तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है प्रेजेंट में। ठीक है, यहां से भी मैं प्रारंभ हटा दे रहा हूँ, हिंदी से भी। ठीक है, अब बताओ, तो अब कितने, आप 500 टिक लगाओगे, अब लगाओगे 6 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, टिक 6 लगाओगे बेटा, है ना। यहाँ पे आप क्या टिक लगाओगे, 6। यहाँ पे कितना टिक लगाओगे, 6। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एडिट बन सकते हैं। बस आप लोग को क्या है, थ्योरी पता होनी चाहिए बेटा, थ्योरी इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको थ्योरी पता ही नहीं है, उसके पीछे की थ्योरी क्या चल रही है, तो आप क्वेश्चंस को वहां पर नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, आप ऐप के अंदर आइए, बैचेस के अंदर एनरोल होइए, रिवीजन बैच के अंदर हमारे साथ थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद इसी तरीके से एमसीक्यू को प्रैक्टिस करिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, बताओ। अरे फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल कहां से कहां तक थे, ये पूछना चाह रहा है ऑप्शन में, उसी तरीके के ऑप्शन सेट किए हैं उसने। बताओ सभी लोग। तो कहां से कहां तक है बेटा, 12 से 35। ये क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल है, राइट्स वाले आर्टिकल है बेटा, है ना, 12 से 35। ठीक है, अगर यही बात करें तो पार्ट नंबर 3 की बात है, ये तो पार्ट नंबर 3 में। अगर यही पार्ट 1 में मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल कहां से कहां तक थे, बताओ। और पार्ट नंबर 2 के आर्टिकल कहां से कहां तक थे, बताओ सभी लोग। चलो अब तुम लोग का टेस्ट है, ये मैंने पढ़ा दिया है, अब इस टेस्ट का जवाब दो लाइव क्लास में। ठीक है, चलो बताओ। पार्ट 1 के आर्टिकल कहां से कहां तक थे और पार्ट 2 के आर्टिकल कहां से कहां तक थे। पार्ट 1 में क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या था, सिटीजनशिप। मैं सारी चीज बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन चीजों को, जिससे कि एग्जाम में आप क्वेश्चंस को गलत ना करो बेटा। हम्म, तो सबके सही आंसर आ रहे हैं। पार्ट 1 के आर्टिकल कहां से कहां तक थे, 1 to 4, इनके 5 to 11, यहाँ पर 12 to 35। यहाँ पे क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। यहाँ पे क्या था, नागरिकता। और यहाँ पे पार्ट नंबर जो 4 आएगा आगे चल के, वहां पे आपका डीपीएसपी। अब एक आएगा पार्ट 4 ए करके, पार्ट 4 ए करके आएगा बेटा, यहाँ जगह है थोड़ी सी, हाँ, यहाँ आएगा एक पार्ट 4 ए करके आएगा, वहां पे क्या आएगा, मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। चलो ये वाला करो। आर्टिकल 12 किसकी बात करता है, बताओ।
बेटा वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि एप्लीकेशन पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत ही शिद्दत से पढ़ रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। आर्टिकल 12 किसकी बात करता है? किसकी बात किसकी बात करता है आर्टिकल 12? बताओ। तो किसकी बात करता है वो? राज्य की डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है बेटा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज प्रेजेंट इन आर्टिकल नंबर 12। और स्टेट के अंदर मैंने बताया था कि बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। आपकी सेंट्रल की गवर्नमेंट हो गई, आपकी हो गई राज्य की सरकार हो गई, आपकी राज्य की सरकार हो गई, आपकी लोकल बॉडीज हो गई, आपकी जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो हो गए। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये आपके आते हैं स्टेट के अंदर। और आपकी प्लस पार्लियामेंट भी, ये किसके अंदर आते हैं? ये आपके आते हैं स्टेट के अंदर। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखिए आप लोग और इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड अंडर द राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी का बर्डन किस आर्टिकल के अंदर किया गया है बताओ? चलो, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से ना देखे उसने, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था जब आप राइट टू इक्वलिटी पढ़ोगे, राइट टू इक्वलिटी, तो मैं 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, जिनमें सबसे पहला था राइट टू इक्वलिटी। यहां पर पढ़ने आर्टिकल 14 से 18 के, 14 से 18 के बीच में आपको आर्टिकल्स इसके अंदर पढ़ने हैं। कभी कभी संख्या पूछ लेते हैं, टोटल 5 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। अब तुम खुद देखो कि 14 से 18 के बीच में कौन से आर्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। 14 से लेकर 18 के बीच में कौन से आर्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है? तो हायर टू एजुकेशन 21A में है। मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाऊंगा आपको सिर्फ। राइट, राइट टू एजुकेशन किस में? आर्टिकल नंबर 21A में है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये वाला बताओ किसके अंदर था? ये था आपका आर्टिकल नंबर किस में था बताओ? चलो, चलो सभी लोग बताओ एक बार। हैं कि सभी चीज मैं ही बता दूं एक बार? आर्टिकल नंबर किस में था ये बताओ, ये वाला किस में था? चलो बताओ सभी लोग, आर्टिकल नंबर लिख के भेजो। बताओ बताओ सभी लोग बताओ, चेक कर रहा हूं मैं सबके आंसर। बेटा ये था आपका आर्टिकल नंबर 26 में, ये था आपका नंबर आर्टिकल नंबर 21 में, ये 21A में था और ये 18 में था। अब बताओ 14 से 18 के बीच में कौन सा आर्टिकल आ रहा है इसमें? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से कल को अगर क्वेश्चन घुमा दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो पढ़ा है उस पर भरोसा कर रखना है बस, कि जो हमारे टीचर ने पढ़ा है उस पर भरोसा है हमको। हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को, हम क्या करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे फिर। ठीक है, चलो, अच्छी बात है, सब आंसर दे रहे हैं। ये वाला करो। The right to freedom includes the right to practice any profession, occupation, trade or business under which article of the Indian Constitution? बताओ। Right to freedom includes the right to practice any profession, occupation, trade or business under which article of the Indian Constitution? बताओ। याद है सामरो? राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, याद है? 19 से लेके 22 में आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा? क्या होगा? 19 से लेके 22। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होता है? राइट टू इक्वलिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? 23 और 24 में क्या होता है? 23 से 24 में क्या होता है बेटा? ये जो आपके आर्टिकल होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के होते हैं।
ये 25 से 28 क्या होते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के होते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल होते हैं ये। और यहाँ पर 19 से 22 क्या होते हैं? ये राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल होते हैं यार। होते हैं कि नहीं होते? इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। समझे कि नहीं समझे? चलो, ये वाला करो फिर। सिंस कंप्लीट इक्वलिटी इज इम्पॉसिबल, क्योंकि पूर्ण समानता असंभव है, भारतीय संविधान का समानता के अधिकार और उचित वर्गीकरण वर्गीकरण के अधीन कानून के समान संरक्षण से संबंधित है। उचित वर्गीकरण के अधीन समान सुरक्षा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन। इक्वल प्रोटेक्शन सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट क्लास, अरे भाई राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, बताओ। कंफ्यूज होने की क्या बात है इसमें? बताओ भाई। तो किस आर्टिकल के अंदर आते हैं बेटा ये? आर्टिकल नंबर 14 के अंदर आते हैं दोनों, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या आते हैं आपके? राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चलो, करो ये वाला। अबोलिशन ऑफ टाइटल इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अबोलिशन ऑफ टाइटल का कहा किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंदर? बताओ बेटा। अबोलिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल के अंदर किया गया इसका वर्णन? आर्टिकल नंबर 18 के अंदर क्या लिखी हुई है बात? अबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, चलो। आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है ये बताओ तुम मेरे को। बताओ सभी लोग। आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है ये बताओ मेरे को अब तुम। बताओ सभी लोग बताओ। बताओ बताओ सभी लोग बताओ। तो बेटा आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाला आर्टिकल था ये। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाला आर्टिकल था। और इसके अंदर क्या था कि चिल्ड्रंस जो होंगे उनको हजार्डस प्लेस पे आप काम नहीं करा सकते। ठीक है, चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है, चाइल्ड लेबर को हजार्डस प्लेस पे काम करने से मना किया गया है। ठीक है। 23 में क्या था? फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको बैन किया गया है। ठीक है। इसलिए तो ये दोनों नहीं होंगे। आर्टिकल नंबर 13 में क्या था? ये था कि लेजिस्लेचर अगर कोई कानून ऐसा बनाता है, लेजिस्लेचर अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको नाली में फेंक दो, माने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वाली बात थी इसके अंदर। आर्टिकल 18 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए होगा बेटा, है ना। अच्छा, ये पीपीटी अगर मैं दूंगा आप लोग को, तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं इसको या फिर बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उनको तो समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। और जो बच्चे बाद में देखेंगे उनको दिक्कत होगी ना। तो उसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग। आर्टिकल 14 टू 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस प्रोविजन रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? मैंने बताया था 14 से 18 में क्या है। 14 से 18 में किसकी बात की गई है? राइट टू इक्वालिटी की बात
की गई है। यहाँ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24। भाई चार तरीके के फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं चारों के ऑप्शन लिख दिए। यहाँ पे क्या है, 14 से 18। है कि नहीं है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ये वाला करो अब। विच फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड बाय 19 क्लॉज डी। अब 19 क्लॉज डी देखो, यहाँ पे पूछ रहा है 19 का सब क्लॉज डी पूछ रहा है। 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज डी पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज डी में क्या लिखा हुआ है, चलो बताओ क्या लिखा हुआ है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, साम रो। याद है ट्रिक, साम रो कर ले जाओगे अभी। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, साम रो बेटा, क्या बताई थी? हम्म, साम रो। 6 टोटल आते थे इसके अंदर, SAAMRO। तो चौथा वाला क्या है, एम। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलता तो क्या बोलता, ये वाला 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज ए हो जाता। अगर ये बात था तो 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज ए होता ये। फ्रीडम टू रिसाइड इन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो आर से क्या हो जाएगा, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है बताओ, 19 क्लॉज वन का क्या है, A B C D और ई। ठीक है, राइट फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, तो ए ये वाला होगा। तो क्या हो जाएगा, 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज टू। और एफ इसके अंदर होता नहीं है, इसके अंदर एफ नाम का होता नहीं, जी होता है। एफ क्यों नहीं होता, एफ में पहले था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया है, उसको रिपील कर दिया गया है। तो इसके अराउंड की बेटा क्वेश्चन की सारी थ्योरी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, जिससे कि कोई बच्चा यूट्यूब पे भी देख रहा है उसको दिक्कत नहीं होगी, उसको समझ में आ जाएगा कि चीजें चल क्या रही हैं। ठीक है, चलो 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज बी, अब बताओ क्या है, 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है बताओ, क्या लिखा हुआ है अभी बताया, ट्रिक सामरो करो। ए से क्या है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स यार, है कि नहीं है? टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, है कि नहीं है? अरे यार याद करो सामरो, बस एक ये वर्ड याद कर लो, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो ये होगा टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिख लो पहले 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज बी। ये लिखा करो बेटा, आप लोग भी कोशिश किया करो, है ना। मैं आप लोग के आगे ही लिख रहा हूँ, मैं बाद में तो MCQ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के आगे ही कर रहा हूँ ना। ठीक है, टू फ्रू टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये किसमें, 19 क्लॉज वन के सब क्लॉज डी में था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 क्लॉज वन के सब क्लॉज ए में। टू फॉर्म एसोसिएशन ये वाला होगा, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये टू फॉर्म एसोसिएशन, तो 19 क्लॉज वन के सब क्लॉज सी में होगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो बता दो एक बार। यहां तक के MCQ अगर सबको क्लियर है तो एक बार यस या नो में बोल दो मेरे पे, जो एप्लीकेशन में बच्चे क्लास देख रहे हैं वो बताओ। यहां तक किसी को किसी भी MCQ में कोई तकलीफ आई, ऐसा लगा कि कोई नया MCQ आया, ऐसा लगा कि थ्योरी से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा लगा कि थ्योरी से बाहर का क्वेश्चन है, आपको लगा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा लगा आपको, बताओ। कुछ ऐसा लगा हो तो बता दो एक बार। चलो अब करो ये वाला क्वेश्चन। विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो इस तरीके से पूछ सकता है कि कौन से क्लॉज में, अब क्लॉज ना पूछ के सीधा क्लॉज ही पूछ ले कौन से क्लॉज में। अब क्या देखो, पहले क्या था, क्लॉज देके स्टेटमेंट पूछ रहा था, अब क्या स्टेटमेंट देके क्लॉज पूछ रहा है। तो इस तरीके से रिवर्स वे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला है। पहले क्या दे रहा था, स्टेट क्लॉज देके स्टेटमेंट पूछ रहा था, यहाँ पे स्टेटमेंट देके क्लॉज पूछ सकता है, तो माने इस तरीके से रिवर्सिबल ऑर्डर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 19 क्लॉज का क्लॉज वन का सब क्लॉज डी इज द राइट आंसर। 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज डी, 19 क्लॉज वन का सब क्लॉज डी में पूछ बोला था ये, राइट टू फ्रीडम टू राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किससे हमको पता है भैया, हमको पता है ट्रिक सामरो। यहाँ पे क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू डिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एनी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। बस ये वाला करो तो। Which article of the Indian Constitution mentions that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once? तो ये मैंने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 20 में पढ़ाया था, तीन क्लॉज पढ़ाए थे मैंने, 1 2 3 करके पढ़ाए थे।
अब आप लोग बताओ, ये आप लोग का काम है, मैंने किस क्लॉज के अंदर ये पढ़ाया था, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आपको वो टर्म याद है, नो डबल जीओ पार्टी, तो आप लोग कर ले जाओगे। अगर आप बेटा आपको वो टर्म याद है, नो डबल जीओ पार्टी, तो आप लोग कर ले जाओगे। किस क्लॉज के अंदर था बताओ? बताओ सभी लोग। चलो अच्छी बात है, सबको पता है मैक्सिमम चीजें। और देखते हैं कौन आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक बार देख ले। तो मैंने बेटा आर्टिकल नंबर 20 के अंदर आपको तीन क्लॉज पढ़ाए थे बेटा, याद है? आर्टिकल नंबर 20 के अंदर मैंने आपको तीन क्लॉज पढ़ाए थे। क्लॉज वन क्या पढ़ाया था? नो एक्स फैक्टो लॉ, नो एक्स फैक्टो लॉ। दूसरा पढ़ाया था नो डबल जीओ पार्टी, नो डबल जीओ पार्टी। और तीसरा मैंने क्या पढ़ाया था आपको? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो मैंने क्या समझाया था यहाँ पे आप लोगों को? मैंने समझाया था नो एक्सपेक्टो लॉ मतलब कि अगर आपने, मान ले, अगर सरकार कोई नया कानून लेके आ रही है और उस कानून के तहत आपने पहले कोई गुनाह किया था, पहले मतलब आज कानून लागू हो रहा है और आपने गुनाह 2 दिन पहले किया था, तो आपको सजा नहीं मिल सकती। नो एक्सपेक्टो लॉ, क्योंकि कानून आज बना है, तो आज के हिसाब से अगर अब आगे आप आगे अब आगे आप ऑफेंस करोगे तो अब आपको सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं कि सरकार बोल दे कि आज 7 बजे से बीपीएन जो चलाएगा उसको 2 महीने की जेल है, तो आज शाम 7 बजे से है ना, तो आपने कल वीपीएन का यूज किया, उससे पहले यूज किया, तो आपको सजा नहीं मिल सकती है। नो डबल जियो पार्टी, नो डबल जियो पार्टी मतलब कि एक एक बार अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो आपको एक ही बार सजा मिलेगी। दोबारा से अगर आपको सजा चाहिए, दोबारा से जेल में जाना, तो दोबारा ऑफेंस करके आओ। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ पे ये चीजें इंक्लूड नहीं होती कि अगर पुलिस वाले आपसे थंब इम्प्रेशन मांग रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बोल रहे हैं, तो आप उस चीज की मना नहीं कर सकते हो। तो क्लॉज 3 के अंदर ये था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 20 क्लॉज 2। ठीक है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो ये वाला करो, ये वाला करो सभी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसके अंदर था? आर्टिकल नंबर 19 के अंदर यार, अभी तो पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर था। आर्टिकल 20 अभी पीछे देखा ही हमने। 32 के अंदर क्या है? रेट्स है। और रेट्स कितनी तरीके की? 5 तरीके की रेट्स है। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टुअरी, और कौन सी थी? कोवरंटो। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, बी आर अम्बेडकर जी ने दी थी। और उसके अलावा इस ये किसका आर्टिकल है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी माने संवैधानिक उपचारों का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे एक समराइज वे में लिख दी हैं। ठीक है, चलो ये वाला करो। As of 2025, which of the following is not a particle part of Article 19 of the Indian Constitution? माने आर्टिकल 19 में कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो कि अब 2025 में हिस्सा नहीं है? माने 2025 में अब वो हिस्सा नहीं है आर्टिकल 19 का। बताओ कौन सा होगा? बताओ 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 बताओ। सबको पता है यार, राइट टू प्रॉपर्टी देखते ही लगाते हैं ये लोग।
पहले ये किस में था? पहले ये था आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज एफ में था। बाद में इसको सरकार ने क्या किया? रिपील कर लिया। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत रिपील किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको रिपील कर दिया गया। ये टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये किसमें है? 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी में है। टू फॉर्म एसोसिएशन, 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो बता दे एक बार। इज दैट क्लियर और नॉट? मैं थोड़ा जल्दी बता दिया, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए कई सारे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दिया ये। ठीक है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो नो सर, चलो ये वाला करो। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions that no person accused of any offence shall be compelled to be witness? यार, आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बस लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, बढ़िया से इंग्लिश लिख दी है। कंफ्यूज होना है हमको? किसमें है? आर्टिकल नंबर 20 में यार, सीधा सीधा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसमें है? आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लॉज 3 में है बेटा। 18 में क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 14 में क्या है? राइट टू इक्वलिटी। 16 में क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। तो आपको कोई ऐसे टफ एमसीक्यू लग रहा है क्या? कुछ है ही नहीं यार। अगर आपको दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिए तो आप तीसरा ऑप्शन अपने आप कर ले जाओगे सही। दो ऑप्शन आपने अगर एलिमिनेट करना सीख लिया तो तीसरा ऑप्शन अपने आप आपका सही चला जाएगा। ठीक है। ये वाला करो। करो ये वाला। विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 20 इनकॉर्पोरेट द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियो पार्टी? बताओ। नो डबल जियो पार्टी किसमें लिखा था? क्लॉज के कौन से क्लॉज में लिखा था? डबल से याद कर लो। टू। टू यानी कि डबल। रुक जाओ भाई। टू यानी कि डबल। तो किसमें होगा? क्लॉज नंबर 2 में। चलो ये वाला करो। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है? बताओ। आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है? एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है? कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस से रिलेटेड है? कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से है? कि इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? बताओ। सबको पता है किससे? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अच्छा, एबोलिशन ऑफ टाइटल किसमें था? रिलीजियस अफेयर किसमें था? और ये तीनों के आर्टिकल बताओ मेरे को, चलो। बाकी तीन ऑप्शन के आर्टिकल बताओ मेरे को। अबॉलिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल के तहत आता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर किस आर्टिकल के तहत आता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बताओ किस आर्टिकल के तहत आता है ये? बताओ सभी लोग, बताओ जल्दी। एक साथ लिखना, सीरियल में। बताओ। एक साथ लिखना तीनों आंसर। सुजीत शर्मा कह रहे हैं 19। बेटा 19 में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आपका आंसर तो वैसे ही गलत है सुजीत शर्मा जी। ठीक है, तो एक बार देख के बोलिए, इतना जल्दी आंसर नहीं देना है। सौम्या ने सही आंसर दिया है। ठीक है। सबसे पहले आंसर इनका सही आया पूरा। ये किसमें? 18 में। ये किसमें है? 26 में। ये किसमें? 16 में बेटा। आर्टिकल वाइज आपको टिप्स पर रटे होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल, डीपीएसपी का आर्टिकल, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। अमेंडमेंट, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। ये चार चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब एक दो क्वेश्चन यहां से फंसेगा ही फंसेगा, मैं चार चैप्टर ऐसे बता दे रहा हूँ। चलो ये वाला करो। अकॉर्डिंग टू according to the Indian Constitution, right to protection of life and personal liberty is the right to life and personal liberty किस आर्टिकल के तहत आता था? फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल है यार, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन वैसा ही दे रखा है हमने। फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ा था, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल है। ठीक है, ये नॉन एनफोर्सेबल नहीं है, कैसा है? एनफोर्सेबल वाला राइट है ये। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। चलो, सबने सही आंसर दिया है।
ये वाला करो अब आप लोग, ये वाला। आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अभी मैंने बताया, पीछे पूछा है उसने पहले क्या था, उसने स्टेटमेंट दे दिया, आर्टिकल पूछ लिया। अब आर्टिकल दे दिया, स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा बताओ। आर्टिकल 21 के अंदर क्या आता है? अरे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आ जाता है यार। आता है कि नहीं आता यार? बताओ। यहाँ पे क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है? आर्टिकल नंबर 26 में ये वाला। ठीक है, ये 21 में। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटी किस में है ये बताओ? अबे भाई 29 में। चलो ये वाला करो। द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट एंश्योर्स दैट। सब मेरे पे क्लास का नोटिफिकेशन इतना लेट आता है, जब आधा क्लास खत्म हो जाता है तब। बेटा मैंने कुछ बच्चों को ये कह रखा है, देखो ये ऑनलाइन का जमाना है, टेक्निकल एरर हर एक ऐप में होते हैं, किसी किसी बच्चे में मैसेज नहीं जाता है। मैंने आपसे कई बार कह रखा है 6:50 AM से आप वेट किया करिए, देख लिया करिए 6:50 AM से 7:05 तक देखा करिए कि क्लास स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा, इसका मतलब उसी बीच में क्लास स्टार्ट हो जाती है 6:50 के अराउंड, 6:50, 55, कभी 7 बजे भी हो जाती है। तो हमारा टाइम 7 से 8 है, लेकिन 6:50, 55 में हम कभी कभी कर देते हैं, जिससे टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो ये चीज मैं कई बार क्लास में रिपीट बोला है मैंने बच्चों से कि आप लोग देखते रहा करिए। अब 10-15 मिनट आप लोग तो चेक कर ही सकते हैं ना एप्लीकेशन के ऊपर क्या चल रहा है कि नहीं क्या चल रहा है ना। The right against self-incrimination fundamental and so that no person shall be compelled to provide evidence in court. ना, no person can be compelled to be witness against themselves। बस पकड़ में आके तुरंत आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। बस ये वाला करो। In which judgment did the Supreme Court extend the scope of Article 21 and observe that right to education flows directly from right to life। ये कह रहा है कि किस जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, आर्टिकल 21 को मीनिंग को बहुत बढ़ा दिया था, स्कोप बढ़ा दिया था, कि ये बोला था कि राइट टू एजुकेशन डायरेक्टली फ्लो होता है राइट टू लाइफ से। तो ये बेटा ये आप नहीं कर पाओगे, ये मैं बता देता हूँ। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला होगा मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस। ये थोड़ा केस है एक अलग से, मोहिनी जैन। आप अगर टाइम मिले तो बाद में पढ़ लेना विकिपीडिया वगैरह से प्रोसेस। वैसे आपको पढ़ना नहीं है, आपके में ये क्वेश्चन बहुत ही कम रेयर आएगा, अगर आएगा तो अगर केसेस पूछेगा तब आएगा। पर मैं आपको हर तरीके से तैयार कर रहा हूँ, केसेस पूछ ले, अमेंडमेंट पूछ ले, सोर्सेज पूछ ले, आर्टिकल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, क्लॉज पूछ ले, मैं हर तरीके से आप लोग को तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन डालता हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा और नहीं भी आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। किस आर्टिकल के तहत आता था ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर बताओ? ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर किस आर्टिकल के तहत आता था बेटा? अभी बताया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला आर्टिकल 23 से 24 में। 23 में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, 24 में चिल्ड्रंस को रोका गया है, बस चाइल्ड लेबर को रोका गया है। ठीक है चलो, ये वाला करो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिटिंग ऑल एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स क्या है? फोर्स लेबर होगा यार। होगा कि नहीं होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो हर तरीके के क्वेश्चन में डाल दिया आर्टिकल के ऊपर। एक आर्टिकल ऊपर एक आर्टिकल के ऊपर कितने वैरायटी के क्वेश्चन बना सकता है वो। तो जिससे क्या है, आपका एक तो दिमाग का डोमेन भी खुल रहा है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी घुमा सकता है वो, हमको ऐसे भी घुमा सकता है, लेकिन हमको घूमना नहीं है, हमको थ्योरी पे भरोसा रखना है, हमको सर पे भरोसा रखना है। क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। क्या होगा? फोर्स लेबर होगा यार। देखो देखते ही मैंने क्वेश्चन किया ना, मैंने आपके आगे कर रहा हूँ सारी चीजें। ये वाला करो फिर चलो। Which article provides that all minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice। माने सभी अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। ये किस आर्टिकल में मैंने बताया था आपको? चलो बताओ। किसमें बताया था? आर्टिकल नंबर 30 में बताया था यार। देखो इससे क्या हो रहा है, आपका आर्टिकल भी तैयार हो रहा है, आपकी स्टेटमेंट भी दोबारा से आपकी रिकॉल हो जा रही है। तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है थ्योरी के बाद बेटा। बार बार मैं आपको करा रहा हूं।
मैंने इसके देखो, मैंने आपको कई बार रिवीजन करा दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो एप्लीकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बता रहा हूँ मैं। पहले उनको थ्योरी, मैंने सबसे पहले 2025 लाइव क्लास में उनको पूरी प्रॉपर लाइव क्लास कवरेज की। उसके बाद मैंने एमसीक्यू कराए। इसके बाद मैंने यहाँ पे रिवीजन क्लास में थ्योरी पढ़ाई, फिर एमसीक्यू कराए। तो कितनी बार आप लोग का रिवीजन कराया जा रहा है। चलो ये वाला करो। Which among the following articles of the Indian Constitution deal with the right to freedom of religion? Right to freedom of religion वाले आर्टिकल कहां से कहां तक थे, जल्दी बताओ। ये कोई गलत नहीं करेगा बेटा। ये बर्दाश्त से बाहर है अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे। बताओ 25 से 28 तक है कि नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला करो। Which article of the Indian Constitution mentions that every religious denomination or section shall have the right to own and acquire movable and immovable property? आर्टिकल 26 का क्लॉज पूछ लिया बेटा। अब बताओ, अब बताओ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला किस क्लॉज में था। आर्टिकल नंबर 26 का उसने सीधे क्लॉज पूछा इस बार। इस बार उनको क्वेश्चन पता है, एग्जामिनर को भी, सबको पता है 26 के अंदर क्या है। ये बताओ इस क्लॉज के अंदर कौन से क्लॉज के अंदर क्या था। अब करो बेटा, करो ट्राई तो करो, पता नहीं क्या होता है। पढ़ाया नहीं क्या, ऐसे बोल रहे पता नहीं है। एक बार ट्राई तो करो। अरे भाई साहब, क्लॉज नंबर 3 के अंदर बोला नहीं था। तो क्लॉज नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, 26 का क्लॉज सी। चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ आर्टिकल 26 के क्लॉसेस। क्लॉज नंबर 1 में क्या बोला था उसने, कि आप स्टेब्लिश कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो इंस्टीट्यूशंस को। इंस्टीट्यूशन किसके लिए, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। ये बोला था कि आप मैनेज कर सकते हो, स्टेब्लिश कर सकते हो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन। दो में क्या बोला था, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है। उसके अलावा क्लॉज नंबर 3 में क्या बोला था, कि आप ओन कर सकते हो और एक्वायर कर सकते हो, क्या मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और चौथा क्या बोला था, लास्ट क्लॉज क्या बोला था, आप इस प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर या ओन की है इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो अपने हिसाब से। लॉ के अपने हिसाब से नहीं, माने लॉ के हिसाब से। एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ लिख लो, अकॉर्डेंस टू लॉ लिख लो, अकॉर्डेंस टू लॉ। ठीक है। याद आए कि नहीं आए, ये चारों पढ़ाए थे आपको मैंने। ये चार ऑप्शन पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। ये भैया कितनी बातें करते हो आप लोग हैं। ऑप्शन ए बी सी डी। रितेश जी हम मजाक थोड़ी चल रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी है ना। एक बार ट्राई करा करो यार, ये क्या होता है ऑप्शन ए बी सी डी। वहां ये ऑप्शन नहीं होगा रितेश भाई। ये बहुत कूल हो गया भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप पहले आपस में बात कर लो ना, ये ज्यादा जरूरी है। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये जरूरी थोड़ा ही है। आप लोग पहले बात कर लो आपस में, है ना। सब आपस में एक दूसरे इमोजी भेज लो, है ना। लिख लो आपस में एकदम पहले। ये तो ध्यान नहीं है कि सर क्लॉज बता रहे हैं, सर तो पागल हैं, है ना। सर बता रहे हैं दोबारा से हमको, बताएंगे, उनका तो काम है। भाई साहब एमसीक्यू ना टिक लगा के चला जाऊंगा, बताऊंगा भी नहीं किसके अंदर क्या था। मैंने क्या बोला है, जब क्लास चल रही हो क्लास के अंदर पूर्णता फोकस कीजिए। मजाक मस्ती करेंगे हम क्लास के एंड में। नहीं, एक दूसरे का रिप्लाई दिए जा रहे हैं भाई, क्या मतलब है, मतलब यार। मैं इतनी देर में लिख दिए मैंने क्लॉसेस, यहाँ पे देख रहा हूँ अलग ही चल रहा है। सुधर जाओ भाई, एक महीने बाद एंट्रेंस है यार, उसके बाद खूब मजाक मस्ती करना है कॉलेज के अंदर, कोई नहीं रोकेगा वहां पर 3 4 साल। चलो ये वाला करो। Which article of the Constitution mentions that about establishing and maintaining institutions for religious and charitable purpose। देखो आ गया फिर से घूम के क्वेश्चन में। Which article of the Constitution mentions about establishing and maintaining institutions for religious and charitable purposes। बताओ किस आर्टिकल में था ये।
भाई साहब कुछ बच्चे कह रहे 30। बेटा वो माइनॉरिटी के लिए था, माइनॉरिटी के लिए। मैंने अभी पढ़ाया है 26 के अंदर क्लॉज 1 में। ये देखो, स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। यहाँ मैंने माइनॉरिटी शब्द लिखा? कहीं भी नहीं लिखा। वो माइनॉरिटी के लिए था आर्टिकल नंबर 30। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल नंबर 26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बस इसलिए मैंने ये ऑप्शन रखा भी था यहाँ पे, 30। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 30 इसलिए रखा था, मुझे पता थी बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो देखेंगे तो है नहीं माइनॉरिटी लिखा है कि नहीं लिखा है, धकाधक टिक लगा देंगे, क्लॉज उनको पता नहीं है। है ना भाई साहब? थोड़ा देख के एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, तब करो। ठीक है? मजा आया नहीं इस क्वेश्चन में? चलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होना। बस ये है कहने का मतलब, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं खुद कंफ्यूज कर देता हूँ आपको पहले ही बना के। है ना? ऑप्शन इस तरीके से मैं सेट करता हूँ इसलिए। चलो। विच सेट ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? देखो अब ये आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट ऑफ माइनॉरिटीज वाले आ गए। कहां से कहां तक थे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट? दो आर्टिकल्स थे। कौन कौन से थे बता दो। चलो। 29 से 30 कौन से थे आर्टिकल नंबर 29 से 30? चलो ये वाला करो। Which of the following fundamental rights has been deleted from the original list of fundamental rights provided in the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटा दिया गया है? बताओ। भाई किसको हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। किसको हटाया था? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया था। किससे हटाया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया था। 1978 के अंदर हटाया था। बस, खत्म। ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल फॉर इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स? अब ये वाला करो बेटा। है ना? मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स ऐसे बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है। कौन कौन से बताए थे? 15, 16, 19, 29, 30। ये सिर्फ, ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। बाकी सिर्फ, बाकी सब आर्टिकल इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। अब बताओ, अब एलिमिनेट करो। अब एलिमिनेट कर लो बेटा। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन सिटीजन्स को एज वेल एज फॉरेनर्स को अवेलेबल है। तो इसका राइट आंसर सही बता रहे सब ए होगा। देखो ये वाला, देखो, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये किसमें था? आर्टिकल नंबर 30 में था। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये किसमें था? 16 में था। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये 29 में था बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं, ये सबके लिए भी था ये 29 वाला। तो यहाँ पर क्या बता है? एलिमेंट्री एजुकेशन 21 ए में है। ये किसको अवेलेबल होगा? फॉरनर्स, इंडियन सिटीजन, दोनों को अवेलेबल होगा, क्योंकि 30, 16 और 29, ये देखो 30, 16 और 29, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो कौन सा बचेगा? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से वहां पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आप एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा बेटा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन है। घुमा फिरा के वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट से हो सकता है कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, लेकिन जैसे रीजनिंग है आपका, मैथमेटिक्स है आपका, और जैसे आपका थोड़ा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाला, वहां पे आप बहुत कंफ्यूज हो गए, वहां पे एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा आपको। है ना? चलो ये वाला करो। भारतीय संविधान के अनुसार किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जाते हैं? मैंने बताए थे, बताओ। मौलिक अधिकार आपके सैक्रोसेंट इन नेचर नहीं होते, यानी कि परमानेंट इन नेचर नहीं होते। मैंने ये फीचर बताया था, साइलेंट फीचर बताया था फंडामेंटल राइट का। दे आर नॉट सैक्रोसेंट इन नेचर। दे आर नॉट सैक्रोसेंट इन नेचर, माने ये परमानेंट नहीं होते। माने सरकार इनको छीन सकती है। कब छीन सकती है? कब छीन सकती है? जब इमरजेंसी लगी हो, चाहे नेशनल चाहे लोकल। तो कहीं देखो,
ड्यूरिंग पीस टाइम, ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी और ड्यू फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एनी सर्कमस्टेंसेस, इमरजेंसी वेदर नेशनल और लोकल। देखो दिख गया, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो चाहे लोकल आपातकाल लगा हो, माने एक छोटे से एरिया में, तो उस एरिया के भी फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दे आर नॉट सैक्रोसेंट इन नेचर, ये सेलेंट फीचर्स मैंने पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट का सेलेंट फीचर्स में पढ़ाया था मैंने ये, स्टार्टिंग मैंने यही से की थी। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर, है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे। एलिमिनेट आपको ही करना है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक सिखा सकता हूँ कैसे एलिमिनेट करने हैं। थ्योरी पे भरोसा रखना है, क्वेश्चन लग जाएंगे। चलो, सपोज अ माइन वर्कर आस्क हिज सन, मान लीजिए एक खदान मजदूर अपने 9 साल के बेटे से स्कूल जाने की बजाय अपने काम में मदद करने के लिए कहता है, इस मामले में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? मान लो एक व्यक्ति है जो कि खदानों में काम करता है, वो अपने 9 साल के बच्चे से कहता है कि तुम काम में चलो, स्कूल मत जाओ, तो वो किस संविधान के किस आर्टिकल का वायलेशन कर रहा है, ये पूछ रहा है। आर्टिकल 24 पढ़ाया है, बस हो गया। हजार्डस प्लेस में काउंट होती है ना माइंस, क्योंकि रेड होल माइनिंग जो होती है बेटा बहुत छोटी छोटी होती है, वहां बच्चों आराम से जा सकते हैं, इसलिए हजार्डस प्लेस में बच्चों से काम नहीं कराया सकता, ये आर्टिकल 24 कहता है। हाँ, ये वाला करो। Which of the following articles of the Indian Constitution cannot be suspending even during emergency declared on the grounds of war and external aggression? मैंने बताया था कि हर तरीके के फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन कुछ दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते, चाहे इमरजेंसी लगे, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, लेकिन दो फंडामेंटल राइट आपके कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। वो कौन से थे? आर्टिकल 221, ठीक है, ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है, नेवर सस्पेंड। चलो, ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? माने रिट पढ़ाई थी मैंने, तो इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी रिट नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं करता? 5 तरीके की रिट पढ़ाई थी, अब देख लो 5 तरीके की में से कौन सी 4 प्रेजेंट, कौन सी 3 प्रेजेंट है, एक नहीं प्रेजेंट है, वही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भाई सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है, कौन सी करता है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टुररी, को वारंटो। अब देखो हैबियस कॉर्पस ऑप्शन में है, तो ये नहीं होगा, को वारंटो भी ये नहीं होगा, प्रोविजन जस्ट सोली, इस तरीके की कोई रिट मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। ये वाला करो। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बताओ, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना? यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड रुको, ये ऑप्शन नंबर बी है आपका, है ना? चलो अब बताओ। हिंदी में सही लिखा था, वहां पे बी नहीं लिखा हुआ था, है ना? अरे भाई, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो किस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो? आर्टिकल 32 के तहत। ये सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुडिक्शन देता है कि कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उस पर शिकायत कर सकते हो। ठीक है, करो ये वाला। रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर, रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो किस आर्टिकल के तहत? आप लोग बताओ। और यहां मैं आप बच्चों को बता दो बेटा, आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। लेकिन यहाँ की और यहाँ की रिट में अंतर क्या होता है? यहाँ की जो रिट, ये रिट जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में कर सकता है। ये जो कर सकता है फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट के वायलेशन में रिट को जारी कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हाई कोर्ट के जो रिट जुरिडिक्शन होता है बहुत वाइडर होता है। तो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। चलो, ये करो।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द एनफोर्समेंट ऑफ, किसके लिए आता है एनफोर्समेंट? फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए लगाया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स आंसर होगा। चलो ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मेजर्स टू इंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? देखो आर्टिकल 32 इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो किस आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। ये वाला करो। आर्टिकल 32 के क्वेश्चन में हर तरीके के क्वेश्चन कराते रहो। रिट ऑफ मैंडेमस इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफेबल अंडर, तो मैंडेमस किसके अंदर आती है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किसके अंदर आता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यार। होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? ये वाला करो 44। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स? तो सुप्रीम कोर्ट कितनी तरीके की रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? सबके आंसर आ रहे हैं। कितनी तरीके की रिट जारी करता है? 5 तरीके की रिट। अभी पढ़ा है पीछे। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोररी और कोवरंटो। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोररी और कोवरंटो। कितनी रिट है? 5। ये वाला करो। भारत के संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों को कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर लीगल एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 32 यार। होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये बताओ, चलो सभी लोग, हार्ट एंड सोल किसको बोलते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस आर्टिकल को बोलते हैं? TUTI। आर्टिकल नंबर बताओ मेरे को। और किसने ये बोला था ये भी बताओ। किसने ये स्टेटमेंट दी थी? ये क्वेश्चन भी कल को बन सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। है ना? तो किसने ये स्टेटमेंट दी थी ये बता दो। आर्टिकल तो सबको पता है। आर्टिकल नंबर 32 है। किसने ये स्टेटमेंट दी थी ये बताओ। हार्ट एंड सोल किसने दी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इनको मॉडर्न मैन नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न मैन, मॉडर्न मनु, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते थे। चलो ये बताओ। विच रेट इज इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड अ केस बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन? माननीय अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया है। विचार करने की बात कर रहा है, डिसीजन नहीं दिया है तो सोच लेना। विचार करने की बात कर रहा है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रेट जारी की जाती है? सर्टोररी और प्रोहिबिशन में यही अंतर है। विचार करता है तो प्रोहिबिशन लगा देगा। सर्टोररी मतलब उसने जुरिडिक्शन बाहर जाके दे दिया है। तब क्या होगा? उस जुरिडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? खारिज करेगा और अपने अंडर केस ले लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोहिबिशन। है ना? तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए दोनों ऑप्शन में थे, सर्टोररी और प्रोहिबिशन। तो इसलिए इसका राइट आंसर प्रोहिबिशन होगा। माने विचार करने की बात कर रहा है, कंसीडर अ केस। उसने जुरिडिक्शन दिया नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ आप लोग को। जैसे मान लो ये लोअर कोर्ट है, ये हायर कोर्ट है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये हायर कोर्ट है, एक लोअर कोर्ट। यहाँ पर कोई ऐसा केस चल रहा है लोअर कोर्ट में जो इसके जुरिडिक्शन से बाहर का है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको रोकेगा, प्रोहिबिट करेगा। तो ये हो जाती प्रोहिबिशन। यहाँ पे क्या हुआ? लोअर कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया। तब क्या करेगा? हाई कोर्ट, कोई हायर कोर्ट होगा, या हायर कोर्ट क्या करेगा? इस फैसले को रिपील करेगा और केस को अपने अंडर में ले लेगा। बस ये हो जाती सर्टुररी। ठीक है, तो ये होती है बेटा सर्टुररी। समझा दिया है। ठीक है, लिखवाने की जरूरत है नहीं क्योंकि नोट्स वगैरह सारी चीज आपको दे रखी है मैंने। और कई बार रिपीट भी कर दिया मैंने। तो इसी के साथ आज की सेवा होती है समाप्त। तो कैसा लगा सबको पहले तो ये बताओ। ठीक है। एमसीक्यू कैसे लगे? मतलब मजा आया? कल भी एमसीक्यू किए थे, आज भी एमसीक्यू किए हैं। है ना? फंडामेंटल राइट्स अब तो दिमाग में घुस गया ना अच्छे से। हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए ना, टफ क्वेश्चन भी कर लिए थे कल हमने, और आज मॉडरेट इजी हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए हमने। है ना? बस चलो, सबको मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है ना? बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को।
जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, जो बच्चे बैच में एनरोल नहीं है वो एनरोल हो जाइए, क्योंकि थ्योरी के अंदर आप देख रहे हो ऐप पे बच्चे आंसर क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। तो जो बच्चे बैच में एनरोल नहीं है वो बैच में एनरोल हो जाइए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेंटरशिप, काउंसलिंग में हेल्प, ये सब सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर मिलेंगी, है ना। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप रिव्यू लीजिए, है ना। हम नहीं कह रहे हैं हमारा कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे रिव्यू ले लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त भाई बहन हम लोगों से पढ़ रहा हो, करेक्ट होगा, तो वही बता देंगे आप लोग को। इसमें इस समय 25% ऑफ चल रहा है ऐप के ऊपर, और ये डिस्काउंट कूपन जल्दी बंद होने वाला है, इसलिए जो बच्चे एनरोल नहीं है एनरोल हो जाइए, ठीक है। बाकी यूट्यूब वाले बच्चों, आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलो, सबको इंटरेस्टिंग है क्लास सर। सर आज बहुत कुछ सीखा। अभी कुछ और देर और क्लास चलेगी बेटा, कल चलाएंगे क्लास। अब कल पढ़ेंगे डीपीएसपी की थ्योरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये पीडीएफ एमसीक्यू की अपलोड होगी, ठीक है। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे सब, कल डीपीएसपी पढ़ाएंगे बेटा, डीपीएसपी की थ्योरी कवर करेंगे, है ना। तो ये पीडीएफ आपको अपलोड होगी, बट विदाउट एनोटेशन अपलोड करूंगा। इसमें तो एमसीक्यू के आंसर मैंने टिक लगाए हैं, इसलिए जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको आंसर टिक मिलेंगे, तो वो फायदा नहीं होगा, कुछ उसमें फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं विदाउट आंसर इस पीडीएफ को अपलोड करूंगा, जिससे आप लोग लगाओगे, एक बार ट्राई करोगे तो आपको याद आते चली जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। इसलिए मैं कभी आंसर वाली पीडीएफ अपलोड नहीं करता हूं, उसका कारण यही है, ठीक है। चलो, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार उसको रिवीजन करते समय मेहनत करो थोड़ा सा, है ना। यहाँ तो मैंने आंसर टिक लगवाए हैं। चलो, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, डीपीएसपी की थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से। और जो बच्चे बैच में एनरोल नहीं है यूट्यूब वाले, एनरोल हो जाइए। आज की क्लास में इतना ही, ठीक। चलो।